दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और 10 तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और हम मिल रहे हैं उस सीरीज में, उस श्रेणी में जहां पे हम बात कर रहे हैं गुजरात की राजनीति के बुझते हुए सितारों के बारे में। और हमने जो शुरुआत की है वो है अचानक से जिसका उदय हुआ और फिर अचानक से जिनका अस्त हो गया, वैसे विजय रूपाणी साहब की। तो 3 एपिसोड हमारे इस मामले में हो चुके हैं, इस मुद्दे को लेकर। और हमको कुछ दोस्तों ने ये भी टिप्पणी की कि भाई यार आप तो थोड़ा लंबा खींच रहे हैं। हमने कहा कि यार हम इतना लंबा तो नहीं खींच रहे हैं जितना बाकी बहुत सारे लोग करते हैं, पर हम ये कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि जब अचानक से ये इस तरह से कोई किसी का उदय हो जाता है, और शुरुआत के दौर में जो एक ये जो हम बता रहे हैं किस्सा, वो बड़ा एक तरह से बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसके बाद हम इस किस्से की जो हम खत्म करेंगे तो ये बताएंगे कि उसके बाद फिर हमको कितना और करीब से इस पूरे शासन प्रणाली को, विजय रूपाणी साहब के कार्यकाल को कैसे देखने का मौका मिला। इसलिए ये किस्सा बड़ा जरूरी था, इसलिए हम इसको थोड़ा इलोबरेट कर रहे हैं ज्यादा। तो हम जो पहुंचे थे वहां ये था कि फोन आ गया था। हम गए हमारे एडिटर साहब के पास, नवनीत गुज्जर साहब के पास। अब आगे इसको लेके जाते हैं। तो अब असमंजस थी। हमने जैसे उस दिन कहा आपको पिछली बार कि क्या करें हम ये भी नहीं कह सकते हैं हमारे स्टेट एडिटर को कि आपका नंबर सीएम के पास नहीं है। हम सीएम लगातार, रूपाणी साहब लगातार हमको ये कह रहे थे फोन में कि नहीं आप ही के फोन से बात करवा दीजिए, तो वो प्रोटोकॉल के हिसाब से भी अच्छा नहीं लगता है। तो असमंजस में थे हम, थोड़ी दुविधा थी। और हमको हमारे स्टेट एडिटर साहब बुला रहे थे। तो उनका फोन रखा रूपाणी साहब का और हम गए हमारे स्टेट एडिटर साहब के पास। तब ये किस्सा शुरू करते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई क्या लाए हो तुम तो कह रहे थे बड़ी खबर थी, बड़ी खबर थी, क्या हुआ उसका? तो कह रहे थे कुछ सीएम और मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी खबर तुमने कहा था, तो उस खबर का हुआ क्या ये बताओ। हमने कहा कि सर उसी सिलसिले में ये फोन भी चल रहा था और उसी सिलसिले में मैं आपसे भी बात करने के लिए भी आया हूँ। बोले बताओ पहले खबर क्या है पूरी ये बता दो। तो फिर हमने पूरी तरह से खबर एक्सप्लेन की। हमने जो स्टोरी लिखवाई थी उसमें एक ये था कि भाई एक वो होता है, एक रफ आइडिया होता है, फिर आप जब आते हैं पूरी चीज को लेके तो आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने पूरा एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से है, इतने तकरीबन तकरीबन 350 के आसपास का इनका सभी मंत्रियों का मिलकर स्टाफ होता है, और किसी की तनख्वाह हुई नहीं आज तक, अभी तक नहीं हुई है। तो दीपावली जो है बिल्कुल सर पर है, मतलब 2 या 3 दिन में दीपावली थी। तो बड़े हमारे गुर्जर साहब जो है ना, वो खबर को लेकर इतना उत्साहित बहुत कम मैंने अपने सीनियरों को देखा है कि वो मतलब कूद जाते हैं फिर। और खबर अच्छी हो तो उसका आनंद उनके चेहरे पे बहुत बढ़िया से दिखता है। आज भी मेरे गुरु समान है, मैं उनको बहुत बहुत ही सम्मान देता हूँ। और मेरे जर्नलिज्म में जो कुछ 3 4 लोग, बड़े लोग मेरे, मुझसे बड़े, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनमें से सबसे पहला अगर मैं नाम लूँ तो वो श्रवण गर्ग साहब है, और जिन से बहुत कुछ, बहुत शुरुआती दौर में मैंने सीखा सीखा जब मैं भास्कर में शुरुआत में था पहले। फिर मैं एक और नाम लेना चाहूंगा जिनका नाम है राहुल देव साहब। टेलीविजन, ये टेलीविजन की बात है। और टेलीविजन में ही मैं एक और नाम लेना चाहूंगा वो है मुकेश कुमार साहब, जो भी आप सब जानते हैं कि सत्य हिंदी अ, में वो वन ऑफ दी, उनका प्रोग्राम चलता है, इज वन ऑफ दी कोर टीम मेंबर। बहुत कुछ उनसे सीखा टेलीविजन को लेकर। और प्रिंट में फिर जो है अगेन अगर कोई नाम ले सकता हूं तो वो
गर्ग साहब के बाद नवनीत गुर्जर साहब है। ये मैं बता रहा हूँ कि ये इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कैसे एक छोटी सी खबर, जो एक पैराग्राफ की खबर है, जो सिर्फ एक प्रेस नोट हो सकती है, उसमें से अगर वो विजन आपका क्रिएट होता है तो उसमें से कैसे खबर निकल सकती है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो कभी उस तरह से करेंगे। लेकिन तो ये गुर्जर साहब हमारे, तो उनको हमने जब बताया तो बड़े खुश हो गए, बोले बस लिख डालो। ने कहा कि नहीं, वो तो हम लिख ही डालेंगे, हम तो लेके आए हैं, लेकिन इसमें ऑफिशियल वर्जन नहीं मिल रहा हमको। अरे बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या करेंगे, जॉर्डर भेज देंगे, देख लेंगे। मैंने कहा नहीं, सुनिए मामला दूसरा है, सुनिए हमारी बात। बोले हाँ बताओ। हमने कहा अभी जो हम बात कर रहे थे वो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब का फोन था। बोला अच्छा तो वर्जन ले लिया। मैंने कहा नहीं, वो वर्जन मैं तो लेना चाहता था, लेकिन वो जो है वो ये कुछ और कह रहे हैं। तो बोले क्या कह रहे हैं। मैंने कहा वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने ये खबर छाप दी तो हमारी नई नई सरकार बनी है, आंदोलन सब अपने चरम पे हैं, और इमेज जो है हम जो बनाना चाहते हैं कि हम सबके लिए है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, कोई वर्ग, कोई जाति विशेष किसी भी प्रकार से कोई जो है वो हमसे ये ना समझे कि भाई हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर के लिए, मतलब हम एक काफी एक कहते हैं ना कि संवेदनात्मक तरीके से अपने आप को पेश करना चाहते हैं। अब आपने अगर ये खबर लिख दी तो फिर हमारी तो इमेज बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। तो तो वो लोग मतलब वो चाहते क्या है। मैंने कहा वो चाहते हैं कि हम ये खबर अगर न लिखे तो। अब वो गुर्जर साहब जो थे बड़े, वो आदमी को जो है ना उस तरह से टेस्ट करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने बड़े फ्लैट तरीके से कहा अच्छा ठीक है, तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए। मैंने कहा सर हमारी हमारी कोई ना अधिकार क्षेत्र में आता है, ना हमारी उस परिधि में आता है कि हम इस बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो हमने अभी भी जो रूपाणी साहब का फोन था, हमने ये कहा है कि भाई हम इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। अगर वो निर्णय ले सकता है तो वो हमारे स्टेट एडिटर होते हैं, क्योंकि मैं सीधा उन्हीं को रिपोर्ट करता था। मेरा जो स्टेट ब्यूरो था जिसको मैं हेड करता था, उनका रिपोर्टिंग सीधा स्टेट एडिटर को होता है। खासकर में ये प्रणाली अब तक थी, अब है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहले तक मैं जब तक था 2018 दिसंबर तक, तब तक तो ये था। तो उनका बैठो, मैंने कहा बताओ आगे क्या बात हुई। मैंने कहा कि देखिए वो आपसे बात मैंने कहा कि मैंने रूपाणी साहब को ये बता दिया कि वो निर्णय आप ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकता। तो बोले रूपाणी साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि तो ये मेरी बात करवा दे आप गुर्जर साहब से। तो मैंने कहा कि उनके पास आपका नंबर नहीं है। तो बोले ऐसा कैसा सीएम जिसके पास भास्कर के स्टेट एडिटर का नंबर ना हो। अब मैंने कहा सर नहीं है। तो बोले वो कैसे फिर हो जाएगा। बोले वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने फोन से आपकी उनसे बात करवाऊं। बोला ऐसा हो सकता है, ऐसा करना जरूरी है क्या। मैंने कहा सर मुझे तो नहीं लगता है, ये तो जो हुआ मैंने आपको रिपोर्ट किया, मेरी इसमें अपनी खुद की कोई राय नहीं है। तो कुछ देर ऐसे ही, कुछ सेकंड कुछ बीती होंगी ऐसे, तो फिर से रूपाणी साहब का फोन आया हमारे मुझे मेरे मेरे मोबाइल पे। उन्होंने कहा भाई इन्हीं का फोन है, क्या करें। मैंने उठाओ, तुमको फोन कर रहा है, तुम बात करो। तो मतलब मैं समझ रहा था कि ये मुझसे खेल रहे हैं अभी और मजा ले रहे हैं मेरा। अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। अब वहां उधर से सीएम फोन कर रहे हैं, इधर से स्टेट एडिटर कह रहा है कि कब तुमको फोन कर रहे हैं, तुम उठाओ, मैं क्या करूं। तो मैंने फोन उठाया, वहीं बैठे बैठे मैंने कहा जी रूपाणी जी बताइए। बोले वो आपकी बात हुई गुर्जर साहब से। तो मैंने कहा मैं ये इतना फंसा नहीं रह सकता ना, मुझे फिर अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा इस चीज से। तो मैंने कहा कि मैं सर बिल्कुल हमारे स्टेट एडिटर साहब के बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ हूँ, और आप यही बारे में बात हो रही थी। तो बोले मेरी बात करो ना।
तो मैंने कहा सर अब उनको उनका नंबर नहीं है तो क्या करेंगे आपको, तो उनको मैं नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कीजिए, तो वो सही रहेगा तरीका। तो बोले हाँ हाँ ठीक है, आप मुझे नंबर दे दीजिए पर आप वहीं रहना। मैंने कहा हाँ मैं वहीं हूँ। तो मैंने फिर नंबर दिया, फिर उनका फोन आया उस नंबर पे, और फिर हमारी बात जो है आगे हुई। तो आगे ये हुआ कि रूपाणी साहब ने कहा कि देखिए गुर्जर साहब ऐसा है कि मैं तो, माफ कीजिएगा मैंने आपका नंबर सेव नहीं रखा है, पहले वो सब बातें हो गई। कहा कि अगर ये खबर आप न छापें तो हमारी सरकार की इज्जत बच जाएगी। गुर्जर साहब ने जो है वो पूरा हमारे सर पर डाल दिया। बोला मयूर जानी साहब की खबर है, वो अगर सबमिट नहीं करेंगे तो नहीं छापेंगे, अगर वो सबमिट करेंगे तो फिर उनको छापना पड़ेगा। ये बड़ा चला लंबा में, मतलब वो खींच रहे थे, वो मजा ले रहे थे उस चीज का, और मैं देख रहा था बैठा बैठा, मैं भी देख रहा था कि क्या खेल हो रहा है पूरा। तो वो चला कुछ 5-10 मिनट के आसपास। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ देर में मयूर आपको बात करेंगे, आपसे फोन करेंगे, हम सोच लेते हैं हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर आपको जो होता है बताते हैं। तो फोन वहां समाप्त हो गया। फिर हमको गुर्जर साहब पूछ रहे हैं कि हाँ भाई बताओ, खबर तो आपकी है, क्या करना चाहिए खबर के साथ। मैंने कहा सर मैं अभी तो एक एक रिपोर्टर की हैसियत से बात करूं तो मुझे तो अगर आप नहीं छापोगे बहुत बुरा लगेगा, मेरी एक बहुत बड़ी बायलाइन चली जाएगी, और खबर अगर नहीं चली, नहीं छपी, तो मैं तो बड़ा अंदर से दुखी हो जाऊंगा और थोड़ा गुस्सा भी हो जाऊंगा। बोले, अच्छा ये बात भी सही है। तो मैंने कहा एक तो ये एंगल है। बोले और दूसरा एंगल। मैंने कहा अगर मैं प्रबंधन की ओर से होता तो मैं इसको इस तरह से देखता कि अगर एक खबर जिसमें कोई बड़ी पोल नहीं खोल रहे हैं, हाँ उनको बड़ा डर लग रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी आंदोलन वांदोलन सब डरे हुए लोग हैं, उनको लगता है कि इससे बहुत बड़ी इमेज उनकी खराब और हो सकती है, वो उनको डर है, कुछ हद तक सही भी है। लेकिन मैं अगर प्रबंधन की ओर से होता तो मैं ये भी सोचता कि अगर एक खबर जहां पे खुद राज्य का मुख्यमंत्री आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे राज्य का ऐसा कोई, इस खबर दबाने से राज्य का इतना बड़ा कोई नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं अगर प्रबंधन की ओर से होता तो मैं इस बारे में जरूर सोचता कि अगर ये खबर न छाप के अगर मुख्यमंत्री को ही ओबलाइज कर दिया जाए, तो कम से कम ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमको फर्स्ट हैंड कुछ चीजें इंफॉर्मेशन के तौर पर मिल सकती है जो शायद न मिल पाए। मैंने कहा अगर मैं प्रबंधन करता होता तो मैं ये भी सोचता। कहा कि नहीं तुम, वो तो, वो भी तुम जो कह रहे हो सही है, और देखो तुम, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बड़ा उनका बस सही था, पूरा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू था बड़ा सही था। उन्होंने कहा कि देखो कई बार ये भी होता है ना कि पत्रकार को ये लगता है कि भाई हमने तो आपकी सीएम से बात करवा दी, सीएम हमसे डरा हुआ है, सीएम जो है वो विनती कर रहा है, और फिर आपने उस खबर पर आप बैठ गए, मतलब कि आज आप मेरे बारे में कुछ उल्टा सुल्टा भी सोच सकते हो। मैंने कहा नहीं सर मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, लेकिन ये दो व्यू है आपको। तो बोला अगर नहीं छापते हैं तो क्या होगा। मैंने कहा नहीं छापते हैं तो एक तो वो हमसे ओबलाइज हो जाएंगे, पक्की बात है, पर्सनल लेवल पे अखबार के प्रति ओब्लिगेशन रहेगा उनका, और दूसरा कि एक हमारा इजी एक्सेस हो जाएगा जानकारी को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर, क्योंकि उस समय आंदोलन का दौर था, आप इसको समझिएगा। और बहुत सारे ऐसे कमिटीज बनी थी जहां पे अलग अलग आंदोलनों को कैसे टैकल किया जाएगा उसको लेकर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं होती थी, और मुख्यमंत्री हर एक उस चर्चा का हिस्सा हुआ करते थे। और अगर हमको, हमने ये हम मतलब ये मान के नहीं चल रहे थे कि हमको हर चीज बताएं या हम वो उम्मीद भी रखें, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन एक अगर आपका एक सॉफ्ट एक्सेस हो जाता है राज्य के मुख्यमंत्री के साथ, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीजें आपको पहले पता चलेगी जो दूसरे मीडिया को पता नहीं चल सकती है। और जरूरी नहीं कि हर बार हो, लेकिन कुछ बार तो हो सकता है। तो मैंने कहा ये एक एंगल है हमारा, तो मैंने कहा चलो उनको फोन करो, कहो कि खबर को नहीं छापेंगे, लेकिन एक शर्त कि इनकी तनख्वाह अभी का अभी आज हो जानी चाहिए, जितने भी कर्मचारी हैं उनकी। और दूसरी शर्त, शर्त तो नहीं मतलब कि दूसरी एक बात, कि थोड़ा हमको मिलने का एक अवसर दें, और हम अखबार की ओर से उनसे कुछ बात करना चाहेंगे, आप, मैं और आप चलेंगे और करेंगे। मैंने कहा ठीक।
तो हमने फिर रूपाणी साहब को फोन किया बाहर जाके, उनकी केबिन से, नहीं उनके केबिन से किया था, वहीं बैठ के किया था। हमने कहा कि देखिए सर, ऐसा है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो हमारे मैनेजमेंट ने मान ली है, तो अब आप उस खबर को लेकर हम आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक है सर कि वो तनख्वाह जो कर्मचारियों की है 350 के आसपास, वो आपको एक तो करनी चाहिए, ये हम आपसे ये चाहते हैं, और दूसरा आपसे मिलने का टाइम चाहिए। तो थोड़ा हम अखबार के लिए हम अपनी ओर से आपको रिप्रेजेंट, हमको जो करना है रिप्रेजेंट वो आपसे कर सके। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यकीन मानिए उस रात को शायद वो धनतेरस का दिन था, उस रात को 1:28 पर रात को जयंत सिंह साहब जो चीफ सेक्रेटरी थे उस समय, उनका हमको टेक्स्ट मैसेज आया कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरवेंशन मयूर, एंड वी हैव क्रेडिटेड सैलरीज टू ईच एंड एवरी स्टाफ मेंबर्स। तो रात को 1:28 को आया था मैसेज ये। तो उसके बाद फिर हमारी मुलाकात हुई रूपाणी साहब से, मैं और गुर्जर साहब गए थे, और उसके बाद आंदोलनों के चलते हमने किस तरह से हमको ये मौका मिला विजय रूपाणी साहब की कार्यशैली को देखने का, कैसे वो उन आंदोलनों से गुजरे, किस तरह से फिर वो 2017 के चुनाव तक पहुंचे, और किस तरह से वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है इतने आंदोलनों के बावजूद भी वो जीत दर्ज कर पाई। ये सब बातें जो हैं अब हम आपको आने वाले एपिसोड में बताएंगे। और ये एक कारण रहा सबसे बड़ा, इसलिए इतना एलोबरेट किया, ये एक कारण रहा सबसे बड़ा कि उनको लगा कि नहीं यार, अखबार हमेशा जो है ब्लैकमेलिंग नहीं करते हैं, एक छवि होती है ना, ये एक छवि है, बड़े से बड़े अखबार की भी होती है, छोटे से छोटे अखबार की भी होती है। और बीजेपी तो विशेष रूप से इसको बिल्कुल मतलब एक सिद्धांत के तौर पे मानती है। जितनी उदंडता से बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेके बीजेपी के नेता मीडिया के साथ बर्ताव करते हैं, शायद उतनी उदंडता से और उतनी तुच्छकारहीन भावना से शायद ही और कोई पार्टी के लोग करते होंगे, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि ये सब लोग बिके हुए हैं। तो ये सब परिप्रेक्ष्य में जब ये एक हमने एक छोटी सी बात उनकी रखी, उसके बाद हमको बतौर जर्नलिस्ट और अखबार हमारा जो था भास्कर, उसको किस तरह से एक एक्सेस मिला चीजों को एक अलग वॉन्टेज पॉइंट से देखने का, और उसके चलते चलते हम क्या क्या खबरें भी कर पाए और रूपाणी साहब के कार्यकाल को हम कितना नजदीक से देख पाए, ये सब बातें हम आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड में। और इसको इतना लंबा करना इसलिए बस जरूरी था कि यहीं से एक वो हमारा हो गया एक तरह से, कहते हैं ना कि थोड़ा इजी एक्सेस हो गया चीजों को लेकर, सरकार में क्या चल रहा है उसको लेकर जानकारी पाने को लेकर। यहां से वो टर्निंग पॉइंट था, और फिर आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे उस दौरान एक सवा साल में आंदोलन जो है आगे का जो एक सवा साल रहा, 2000 अक्टूबर से लेके 2016 अक्टूबर से लेके दिसंबर 2017 तक का, और उसमें क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे चीजों को टैकल किया गया, और चुनाव 2017 का कैसे जीते भारतीय जनता पार्टी इतने आंदोलनों के होने के बावजूद भी, ये सब हम आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड में। तो आप देखते रहिए और बस पार्टिसिपेट कीजिए भाई, कमेंट जरूर करें आप, लाइक करें तो बहुत अच्छा लगता है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं, बस यही है। तो और मिलते हैं आगे, रूपाणी साहब की बात को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। आप सब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।